ठीक है, चलो तो वेक्टर्स को कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। वेक्टर्स में आज का मेन हम लोग को पढ़ना है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो सर अभी तक स्कूल में जो मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे उसका हेडिंग क्या था? वहां पे आप बोल सकते हो दोज वेर मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर, जो आपने स्कूल में पढ़ा ना सर 5 × 6 30 वाला कॉन्सेप्ट जो है, या मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं ना अपन अपने अपने तरीके से, वो स्केलर नंबर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है। वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा डेफिनेटली अलग है, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं उसको, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। इसके अंदर आप दो चीजें पढ़ोगे, एक होगा डॉट प्रोडक्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट, एक होगा क्रॉस प्रोडक्ट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट। ये दो चीजें हम लोग को पढ़नी, दो टाइप की मल्टीप्लिकेशन है हम लोगों को, ठीक है इतना। डॉट क्रॉस दिखने में भी ऐसा दिखेगा, जैसे समझ में ए वेक्टर और बी वेक्टर को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो ऐसा दिखेगा, लिटरली डॉट का मतलब डॉट होता है यहां पे, और ए क्रॉस बी ऐसा। फर्क तो पढ़ना है ना अभी पूरा, पढ़ेंगे तब पता चलेगा ना। ऐसे लिखने का तरीका बता रहा बस अभी तो, कि हमारे लिए स्कूल में तो इन दोनों में कोई फर्क था ही नहीं ना, हम तो ब्रैकेट भी लगा देते थे तभी मतलब यही होता था, पर यहाँ पे डेफिनेटली उसका मीनिंग अलग अलग है, ठीक है, वो समझेंगे अपन डेफिनेटली। सो डॉट प्रोडक्ट ऑल्सो कॉल्ड एज स्केलर प्रोडक्ट, दिखने में ऐसा दिखता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑल्सो कॉल्ड एज वेक्टर प्रोडक्ट, दिखने में ऐसा दिखता है। सिलेबस में जब दो चीज़ों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूलाज तो होंगे ही, तो इसमें दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके आपको वेक्टर ही मिला तो वो इस कैटेगरी में जाएगा, अगर दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके आपको स्केलर मिला तो वो इस कैटेगरी में जाएगा। आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स। एग्जांपल वर्क, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क का फॉर्मूला है। फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है, लेकिन वर्क स्केलर है, तो इसीलिए इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट बीच में डॉट और वर्क के ऊपर एरो नहीं आएगा, स्केलर है वो। क्लियर एवरीवन? इधर भी एक एग्जांपल हो जाए, टॉर्क, हम चाहे तो इसको सिंबल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, डिस्प्लेसमेंट ऐसा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है पोजीशन वेक्टर इनटू फोर्स, ये टॉर्क का फॉर्मूला, ये सर किस चैप्टर में आएगा, ये रोटेशन चैप्टर नाम के चैप्टर में आएगा। ये सर किस चैप्टर में आएगा, वर्क एनर्जी पावर नाम के चैप्टर में आएगा, ठीक है। चलो कीप गोइंग, वर्क ये हो गया, टॉर्क हम लोग देखेंगे अभी। इसके अंदर नाम से ही पता चल रहा है, पोजीशन वेक्टर एक वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर है, और टॉर्क भी एक एक्सियल वेक्टर है। जिन्होंने टाइप्स ऑफ वेक्टर में लिखा होगा तो टॉर्क दिखेगा आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेक्टर आएगा, यहाँ पे एक वेक्टर आएगा, यहाँ पे एक क्रॉस आएगा, और ये भी एक वेक्टर है, ठीक है। तो जब व्हेन यू मल्टीप्लाई अ वेक्टर विद अ वेक्टर, व्हेन यू मल्टीप्लाई अ वेक्टर विद अ वेक्टर एंड इफ यू गेट अ वेक्टर, it will come under this category. If you multiply a vector with vector and if you get a scalar quantity, it will come in this category. ठीक है इतना? चलो इसको सिंबल फॉर्मेट में ऐसा लिखते हैं, ये सिंबल को क्या बोलते हैं ना, क्वांटिटी को टॉर्क बोलते हैं, सिंबल का क्या नाम है, टाउ। यस, सो टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। संभाल के ना, स्टैंड नहीं हिलना चाहिए। क्लियर एवरीवन? तो कुछ इस तरीके से, इसको मैं एकदम बेसिक भाषा में लिखूँ तो कि अगर आप वेक्टर को वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, स्केलर, और यहाँ पे एक वेक्टर को वेक्टर से क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो मिलेगा एक वेक्टर ही मिलेगा। तो जो स्केलर मिला इसके पास क्या होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड, और जो वेक्टर मिलेगा उसको उसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों। यानी कि जब वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे ना अपन ये अभी, तो मुझे दोनों चीज़ें आपको समझानी होगी, लेकिन जब हम ये पढ़ेंगे उसमें मुझे सिर्फ आपको स्केलर का मैग्नीट्यूड निकालना सीखना है, ठीक है। तो शुरू करें अपन, तो शुरू करते हैं काम अपन अपने स्केलर प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं काम।
स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट में पहला पॉइंट, स्केलर प्रोडक्ट में पहला पॉइंट क्या रहेगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आंसर आ जाएगा ए बी कॉस ऑफ थीटा, ये आएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा, ये फॉर्मूला है उसका, ठीक है ना। इसमें सिर्फ ए का मतलब क्या है, ये इसका मतलब क्या है, ए वेक्टर मतलब आप इसको आई जे के टर्म्स में लिखोगे, आई जे और के टर्म्स में लिखोगे। ये क्या है, बी वेक्टर, ये भी आप आई जे और के टर्म्स में लिखोगे, बराबर है इतना। ये क्या है, ए क्या है, सिर्फ ए का मतलब क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ए, बराबर। ये क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ बी। ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड किसी भी वेक्टर का? हाँ, वो तो आई जे के में दूंगा, और उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेगा तू? रूट में स्क्वायर करके ऐड करके रूट लेने का कॉन्सेप्ट है ना, जो आर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखा होगा किसी ने पहले। तो कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना होता है, स्क्वायर करके ऐड करके रूट लेने का, ठीक है, अभी बताऊंगा मैं। सिर्फ बी का मतलब बता दो मुझे, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। कॉस का मतलब तो कॉस होता है, कॉस आता है, कॉस 0 बोलो 1, कॉस 30 बोलो, कॉस 45 बोलो, कॉस 60 बोलो, कॉस 90 बोलो, कॉस 37 किसको आता है? अब इतने सारे बोलोगे फिर गलत हो जाएगा, मेरे को बोलोगे, मैंने बोला था सब गलत है, गलत। कॉस 37 4/5, वही एक बचा, 3/5 बोल दिया, 3/4 बोल दिया, 4/3 बोल दिया, बचा ही 4/5 था। कॉस 37 4/5, कॉस 53 3/5, बिल्कुल। तो ये कॉस का जरूरत पड़ेगा। कॉस 120 माइनस हाफ, कॉस 135 वेरी गुड, कॉस 150 माइनस रूट 3/2, कॉस 180 -1, मजा आएगा। चलो, कॉस थीटा, कॉस का आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा तो आना चाहिए बिल्कुल, वरना स्पीड स्लो हो जाएगी तुम्हारी, और कुछ नहीं। आता सबको है लेकिन टाइम पे याद भी आना पड़ेगा। तो थीटा का मतलब बता दो अभी बस यहाँ पे, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। क्या मेरी बात समझ में आई है सबको? पहला पॉइंट क्लियर है, दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ए बी कॉस थीटा, बराबर है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, या आई शुड डायरेक्टली से डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर्स बताओ, कितने यूनिट वेक्टर्स पता है? स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स कितने हैं? मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट, अरे यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं पूछ रहा बेटा, यूनिट वेक्टर्स कितने पता है तुम्हें स्टैंडर्ड वाले? 7। वो फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात कर रहा है तू अभी। कितने यूनिट वेक्टर्स पता है स्टैंडर्ड? देखो यूनिट वेक्टर में लिखा होगा, मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट वेक्टर्स कौन से हैं? क्या धनवी नोट्स कंप्लीट नहीं है क्या? अरे इतना तो लिखवाया भी नहीं कि तू नया बुक बना ले। हाँ, कौन से नाम क्या है उनके? ऑलरेडी मैं इतनी बार ले चुका आज के लेक्चर में। आई जे के, यही तो है द मोस्ट कॉमन यूनिट वेक्टर्स विच वी हैव टू यूज, आई जे एंड के। आई मतलब इधर, जे मतलब इधर, के किधर है? के ऐसा ही वाला जो बाहर आता है वो,
बराबर। ये 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो मुझे लेना है यहाँ पे, मैं आई लेता हूँ और आई लेता हूँ। क्या लिखने का तरीका सही लग रहा है क्या? अरे नहीं, अच्छा ये दिख रहा है, इसकी जगह पे कुछ दिख रहा है, इसकी जगह पे कुछ दिख रहा है, तो मतलब जब ये LHS मैच कर रहे हैं तो RHS भी तो मैं यूज कर सकता हूँ ना। फिर क्या होता है RHS में, पहले इसका A का इसका मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड, और फिर कॉस ऑफ इनके बीच का एंगल। क्या मैंने सही लिखा है? अब कौन मुझे बता सकता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है? जैसे ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है ना, मुझे बता आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? आई वेक्टर एक यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1, तो 1 लिखो। नहीं समझे? ये आई का मैग्नीट्यूड कितना है? 1 लिखो, कॉस लिखा। ये दो के बीच में एंगल कितना है? 2 तो तूने बोल दिए, मैं कमेंट नहीं करूंगा कि सही है गलत है, पहले कोई दूसरे भी बताए तो ठीक है। 0, इसने भी एक बोल दिया है। 180। शाबाश, हर एक जन अलग ही बोल एकदम। और कोई आई और आई के बीच में एंगल चाहिए। 0 आई इधर है, दूसरा आई भी तो इधर ही है, 0 आ जाएगा। नहीं समझे तो मेरी बात? अरे दोनों सेम वेक्टर ही है ना, तो उनके बीच में एंगल 0 ही तो होगा। cos 0 1, 1 into 1 into 1 1, यानी कि 2 यूनिट वेक्टर्स, खुद एक यूनिट वेक्टर का खुद के साथ ही डॉट प्रोडक्ट का आंसर कितना आएगा? 1। यानी कि अगर मैं बोलता हूँ i डॉट i 1 है तो क्या मैं बोल सकता हूँ j डॉट j भी 1 होगा, k डॉट k भी 1 होगा। और इनफैक्ट कोई भी 2 यूनिट वेक्टर ले लूं, जो मतलब खुद के साथ कोई भी यूनिट वेक्टर ले लूं, उसके साथ खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है। दूसरे के साथ किया तो सर i कैप इनटू माइनस i कैप से सेम होगा, -1 आ जाएगा ना। फिर माइनस तुमने लगाया तो माइनस बाहर ले लो, तो माइनस रखो। i डॉट j बताओ, ये दिस इंटू कॉस ऑफ दिस, सही लग रहा है? i की जगह पे क्या मैग्नीट्यूड लिखोगे? 1। j का मैग्नीट्यूड 1, i और j में एंगल, वेरी गुड, i और j के बीच में एंगल 90 रहेगा। कॉस 90 बोलो, तो आंसर 0 है। इनफैक्ट आप i j k में से 3 में से कोई भी 2 लेते हो ना अलग अलग, तो आंसर 0 ही आएगा, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर ही है। मेरी कुछ बात समझ में आई है? यहाँ पे लिख लेते हैं i j k आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक बात समझ में आई सर हम लोग को कि अगर किसी भी 2 वेक्टर का, यूनिट वेक्टर छोड़ो, किसी भी 2 वेक्टर का अगर आंसर 0 आ जाए, इसका मतलब आप गारंटी ले सकते हो कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। इफ यू डू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स एंड इफ यू गेट द आंसर एज 0, यू कैन कंक्लूड कि ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ। मेरी कुछ बात समझ में आई आपको? यहां पे मैं लिख देता हूं, इफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज मोर देन 0, अगर डॉट प्रोडक्ट करके मोर देन 0 आता है तो इनके बीच पे जो एंगल होगा वो एक्यूट एंगल होगा। देन थीटा एक्यूट। इफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर सॉल्व करने पे लेस देन 0 आता है, मतलब कॉस का जो नेगेटिव कब आता है? ऑब्ट्यूस एंगल के लिए आता है। जो आपने 120 150 जितना भी बोला सबने माइनस ही बताया ना सबने, तो देन थीटा विल बी ऑब्ट्यूस। और ये तो ऑलरेडी लिख लिया, बट फिर भी एक बार, a डॉट b अगर 0 आ जाए तो देन थीटा विल बी 90 डिग्री। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है सारी? ये टेबल क्लियर है सब लोग को? पक्का? अच्छे से स्टार्टिंग से एंड तक फटाफट लिख डालो। सर एक डाउट था, पूछ ले। अगर समझो कोई भी क्वांटिटी हमें स्केलर या वेक्टर दी गई है, लेकिन उसका प्रोडक्ट स्केलर, एक स्केलर है और एक वेक्टर है, ऐसी कोई क्वांटिटी है? नहीं। पहली बात तो डॉट प्रोडक्ट 2 वेक्टर का होता है, तो तू स्केलर और वेक्टर को तो डॉट प्रोडक्ट कर नहीं सकता। वेक्टर वेक्टर का ही डॉट प्रोडक्ट होता है, और जो मिलेगा वो स्केलर ही मिलना है पक्का। अगर वेक्टर वेक्टर को मल्टीप्लाई करके वेक्टर आ रहा है तो इसका मतलब सोचने वाली बात है कि कहीं तूने गलत ही नहीं सोच लिया हो, क्योंकि क्रॉस करना होगा मोस्टली। तो
चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं। एक लास्ट में एक चीज़ वो ऐड कर लेना यहाँ पे, ये पॉइंट भी, कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर में कोई फर्क नहीं है। ए डॉट बी और बी डॉट ए में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। ये एक लास्ट चीज लिख लेना जरा। कंटिन्यू करते हैं, एक सम कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अच्छा थ्योरी और ये मैच करा लेते हैं। एग्जाम्पल, ए वेक्टर ले रहा हूं मैं, आई प्लस जे प्लस 2k, इधर देखेंगे, और बी वेक्टर भी हमारी मर्जी से मैं ले सकता हूं, ठीक है। 2i माइनस जे, बस इतने, के ले ही नहीं रहा। डन है इतना। सवाल नंबर 1, फाइंड ए डॉट बी, और दूसरा सवाल फाइंड थीटा, मतलब एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये दो चीजें निकालनी हम लोग को। स्टार्ट करें, चलो कैसे होगा सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फॉर्मूला क्या कहता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। फिलहाल दिस इज नॉट द टाइम कि मैं RHS यूज करूं यहाँ पे। आपके 9th 10th और 11th 12th में जो सॉल्विंग वाला पार्ट है उसमें क्या फर्क, वन ऑफ द बहुत सारे फर्क है, छोटा सा फर्क एक ये खुद भी होता है कि 9th 10th में हम लोग को बहुत आदत पड़ जाती है कि सिर्फ RHS वो सॉल्व करते रहे हम लोग। LHS स्टार्ट करते हैं, उसको तो भूल ही जाते हैं, फिर इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू लिख के RHS ही पूरा सॉल्व करते रहते हैं, यही आदत है अपनी। बट अपने 11th 12th में ना कैसा होता है ना, कभी कभी LHS भी सॉल्व करना पड़ता है, कभी कभी RHS भी सॉल्व करना पड़ता है, कभी कभी दोनों सॉल्व करना पड़ता है, कभी कभी सॉल्व करने के बाद रीअरेंज करना पड़ता है, कभी कभी रीअरेंज करने के बाद सॉल्व करना पड़ता है, ऐसा सब होता रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए कभी भी लिखो तो पूरा लिखो, LHS RHS दोनों लिखो, और डिसीजन लेना है पहला। जैसे कि अभी यहाँ पे देख रहे हो आप, इसका RHS का कोई काम नहीं है पहले पार्ट में। क्यों सर? क्योंकि तुम्हें थीटा तो पता ही नहीं है, तो इसके LHS से ही काम हो जाएगा, LHS से काम होगा, RHS को छूना ही नहीं है, फॉर्मूला दिया है, यहाँ पे काम नहीं है। चलो ट्राई करता हूँ, तो मैं LHS पे ही हूँ। ए डॉट बी में ए वेक्टर कितना है, बराबर है इतना, डॉट बी वेक्टर क्या है, मेरी बात कुछ समझ में आई है? अगर तुम्हें वेक्टर नाम की चीज़ नहीं पता होती, स्कूल में ऐसा कुछ दिया होता मैंने, नंबर्स ए बी सी और डी जो भी है, तो आप क्या करते सब लोग, इसको इससे मल्टीप्लाई करते, 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 इसको इससे, कैसा ही बोल रहा हूँ, यही करते ना। तो टोटल कितनी बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है आप बताओगे मुझे एक बार गिन के? एक का 2 के साथ, दूसरे का 2 के साथ, तीसरे का 2 के साथ, 6 टाइम्स यू वुड हैव टू मल्टीप्लाई। और अगर ये भी के भी होता तो यहाँ पे तो 9 बार। लेकिन वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन थोड़ा इजी है। मैं आपको पहले से ही बोलना चाहता हूँ कि आप सोचिए कि कौन से मल्टीप्लिकेशन करके फ़ायदा नहीं होगा, किसका किसके साथ मल्टीप्लाई करके फ़ायदा नहीं होगा। के का किसी के साथ मल्टीप्लाई करके फ़ायदा क्यों नहीं होगा? क्योंकि के और आई यानी कि दूसरे दो है ना, उनका मल्टीप्लिकेशन आंसर क्या आएगा, 0। यहाँ पे लिख दूँ क्या कि जे डॉट के भी क्या होगा 0, आई डॉट के भी क्या होगा 0। समझे कुछ क्या? ये लिख लोगे वहाँ पे आगे ऐसे। आई जे के में से कोई भी दो लेते हो ना तो 0 आता है। तो मतलब सुनो इधर देखो, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई करके फायदा है, आई के साथ मल्टीप्लाई होता है बिकॉज आई और आई 1। आई का जे के साथ मल्टीप्लाई करके फायदा नहीं है, जे का आई के साथ मल्टीप्लाई करके फायदा, जे का जे के साथ मल्टीप्लाई करके फायदा है, के का इसके साथ मल्टीप्लाई करके फायदा, के का इसके साथ मल्टीप्लाई करके फायदा। कुछ समझ में आ रहा है? तो कैसा आपको दिख रहा है कि सिर्फ आई को आई के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, जे को जे के साथ ही करना है, के को के साथ ही, नहीं समझे? यानी कि इसको सिर्फ इसके साथ करना है, इसको सिर्फ इसके साथ करना है। के अगर इधर होता तो करता, अभी वो भी करने की जरूरत नहीं है। तो लेट्स कंटिन्यू। तो आई डॉट 2i प्लस फिर क्या है जे डॉट माइनस जे, के लिखने की जरूरत नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो करते हैं। व्हाट इज आई डॉट आई?
1, तो क्या बचा इधर खाली? मेरी कुछ बात समझी आपको? Yes, नहीं समझी तुम लोग को? समझ गई क्या बात है? व्हाट इज j डॉट जे? -1 1 ही आएगा, बट ये माइनस रह जाएगा, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। आंसर क्या आया? समझा आपको ये? ये आ गया पहले का आंसर। a डॉट बी क्या आया? 1 आ गया। वो देखते बाद में, करते हो तो सॉल्व। फर्स्ट पार्ट क्लियर है सब लोग को? चलो सेकंड पार्ट के लिए मुझे बताओ अभी क्या करोगे। सेकंड पार्ट थीटा निकालना है। मुझे बताओ वो डब्बे का LHS यूज करोगे कि RHS यूज करोगे कि दोनों लगेगा? दोनों लगेगा। बहुत बढ़िया। a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। क्या चाहते हो, पहले सब्स्टिट्यूट करूं फिर रीअरेंज करूं, या पहले रीअरेंज करूं फिर सब्स्टिट्यूट करूं? तुमको जो अच्छा लगे, दोनों सही है। ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट ना? हाँ, वही तो बोल रहा हूं, पहले सब्स्टिट्यूट कर दूं मैं कि रीअरेंज करूं? पहले बोलो। दोनों से आंसर आएगा क्या सर? हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा? ये नीचे का लिख लिया लास्ट का? हाँ। ठीक। कॉस थीटा चाहिए, पहले मैं रीअरेंज कर रहा हूं। तो कॉस थीटा क्या हो जाए, कोई बताओ मुझे? ए वेक्टर डॉट बोलो भाई, ए डॉट बी अपॉन ए बी। समझा? अच्छा, ए डॉट बी क्या आएगा? 1। लिख दूं 1? अब मुझे बताओ सिर्फ एक ही जगह क्या लिखूं? सिर्फ एक ही जगह पे क्या लिखूं? दोनों गलत है। गलत। गलत जवाब। गलत जवाब। सिर्फ एक ही जगह क्या लिखूं? आज डिस्कस कर लिया है मैंने वो ऑलरेडी, आज भी। थोड़ा गलत है। अब तो लोगों को क्लिक हुआ होगा। अरे किसी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने को बोलो, पता नहीं √6 आएगा। अरे भाई स्क्वायर करके ऐड करके रूट लेना है ना मैग्नीट्यूड। अलग से लिख के बताऊं क्या? ये a का वैल्यू कहाँ यहीं पे लिख दूं? a का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? ये a वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? √1² + 1² + 2²। याद आया मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है? इसका बताओ चलो कोई मुझे। √2² + 1² प्लस ही लेना है, स्क्वायर हो जाता है ना। हाँ, तो a की जगह पे क्या लिखना है मुझे? हियर a विल बी इक्वल टू √1² और 2²। इसको सॉल्व करके √6 आएगा। और b का क्या हो जाएगा? 2² + 1² कितना आएगा? √5 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है मुझे? √6 और √5। सो देयरफॉर cos थीटा इज 1/√6 5 30। इधर ही मैं छोड़ दूंगा आंसर को, क्योंकि 1/√30 हमारे लिए स्टैंडर्ड वैल्यू, तो छोड़ दो। चाहिए तो ऐसे लिख दो, थीटा इक्वल टू क्या लिखूंगा? कॉस उधर जाते तो क्या बन जाएगा? वेरी गुड, कॉस इनवर्स ऑफ 1/√30। ये आपका फाइनल आंसर होगा, और इधर आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा। बराबर? क्या मेरी कुछ बात समझ में आई है? श्योर हो सब लोग? ठीक है, तो ये डॉट प्रोडक्ट का एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने। बराबर है? चलो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग हाथ में लेंगे, वो है डॉट प्रोडक्ट के अंदर ही आता है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी समझने का ट्राई करें। प्रोजेक्शन वर्ड का मतलब होता है शैडो। नॉर्मली फिल्म इंडस्ट्री में प्रोजेक्शन वगैरह वर्ड यूज़ करते हैं, वही है प्रोजेक्टर वगैरह, है ना। वो किसी का शैडो बनाता है, इमेज बनाता है, ये सब। जैसे कि अभी ये मार्कर है, बराबर, अभी यहाँ से रेज आ रही है तो शैडो वगैरह बनेगा। तो ये शैडो, इसके पीछे एक शैडो दिख रहा होगा। ये शैडो का लेंथ चेंज होता जा रहा है जैसे जैसे मैं पेन चेंज कर रहा हूँ।
तो वो जो शैडो है ना उसका प्रोजेक्शन बोलते हैं उसको अपन। ठीक, मैं डायग्राम में बनाने का ट्राई करता हूँ। जैसे कि अगर ये ए वेक्टर है, ठीक है ना, ये ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। दिख रहा है सबको ए वेक्टर बी वेक्टर, और इसका एंगल थीटा है। एवरीवन इज कंफर्टेबल विद दिस डायग्राम? ए के दो कंपोनेंट्स बनाने हैं। कंपोनेंट्स याद है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजॉल्व करना है इस वेक्टर को दो पार्ट्स में। एक ऐसा कंपोनेंट जो बी के अलोंग है और एक ऐसा कंपोनेंट जो बी के परपेंडिकुलर है। मतलब याद है ऐसा रेक्टेंगल बनाते हैं ना अपन, ऐसा पूरा ये रेक्टेंगल याद है बनाते हैं ऐसा, ये वाला। इसमें से एक कंपोनेंट इधर चला जाएगा और एक कंपोनेंट ऊपर, सही है ना? इसमें से कोई तो कॉस थीटा है, कोई तो साइन थीटा है। कौन सा कॉस है, कौन सा साइन है? नीचे वाला कॉस है। थीटा के पास जो कंपोनेंट होता है ना उसको हम लोग कॉस बोलते हैं। यानी कि ये हो जाएगा ए का कॉस थीटा और ये हो जाएगा ए का साइन थीटा। इन दोनों में से प्रोजेक्शन किसको बोलोगे? कौन सा ऐसा लग रहा है कि जो, कौन सा ए का ऐसा कंपोनेंट लग रहा है जो बी के ऊपर है या बी के ऊपर शैडो बना रहा है? ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा है ना जो बी के ऊपर शैडो बना रहा है। अगर ऊपर से मैं लाइट मारूं तो क्या ए का शैडो नहीं दिखेगा ये वाला? तो इसका ही नाम है, क्या है इसका नाम? प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो मतलब जब आपको कोई पूछे ना प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी तो आपका जवाब क्या होगा, क्या निकालना रहेगा आपको? ए का कॉस थीटा। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? ये निकालना है आपको। पर हमें तो डॉट प्रोडक्ट भी आता है। डॉट प्रोडक्ट के किसी फॉर्मूला को रीअरेंज करके आप बता सकते हो कि ए कॉस थीटा की जगह क्या लिख सकते हो आप? ए कॉस थीटा चाहिए मुझे सिर्फ, तो किसको उधर ले जाऊं? तो क्या दिखेगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन कुछ ऐसा। नहीं समझा तुम लोग को? पक्का समझा? तो या तो ये निकाल लो या तो ये निकाल लो, जो इजी पड़े वो कर लो। क्या पता दोनों की जरूरत पड़ जाए किसी दिन, मोस्टली तो नहीं। प्रोजेक्शन पूछा तो यही निकालना है ना अपने को, तो या तो इससे निकाल लो या तो इससे निकाल लो। ये कब यूज करोगे? जब थीटा दिया होगा। ये कब यूज करोगे? जब ए और बी का आई जे के फॉर्मेट में दिया होगा। मेरी बात को समझी आपको? तो ये प्रोजेक्शन हो गया। तो डॉट प्रोडक्ट में यही दो चीज़ें आनी चाहिए, एक तो डॉट प्रोडक्ट करने आना चाहिए और एक प्रोजेक्शन का टॉपिक आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक अभी हम क्रॉस पे जा सकते हैं, ठीक है? क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट करें। क्रॉस प्रोडक्ट, इसके अंदर पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? उसके अंदर पहला पॉइंट क्या था? डॉट में मैग्नीट्यूड लिखना सिखाया था ना मैंने। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या लिखा था? ए बी कॉस थीटा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम ये है कि ये तो एक वेक्टर देता है ना, तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों अलग अलग बात है। दोनों सीखना पड़ेगा हम लोग को। तो सीखते हैं। पहले हम लोग क्या सीखेंगे? सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। किसी को गेस करना है कि वहां पे सर ए बी कॉस थीटा आया था ना? करेक्ट। क्या सही गेस मारा है? ए बी साइन थीटा होगा। इस बार बताने की जरूरत है कि ये ए क्या है? नहीं। क्या है ये? ऑफ ए। ये बी क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ बी। साइन तो साइन है, साइन आता है। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, साइन 37, 3/5, साइन 53, साइन 120। इस बार प्लस आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। साइन 120 √3/2, साइन 135 1/√2, साइन 150 प्लस हाफ, साइन 180 लास्ट 0, साइन 180 इज 0। ठीक है, एटलीस्ट ये एंगल्स के तो कभी भी बाय हार्ट होने चाहिए। डन है? इतना आगे बढ़ सकता हूँ मैं? चलते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा हो गया। फिर उधर सेकेंड पॉइंट क्या था? मैग्नीट्यूड होगा ना फिर नेक्स्ट, जो डॉट प्रोडक्ट और यूनिट वेक्टर। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, पर जगह नहीं है ना लिखने का, जगह है, चलो हो जाए। आई क्रॉस आई का मैग्नीट्यूड, क्या फॉर्मूला है आई का मैग्नीट्यूड? आई का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ उनके बीच का एंगल। बताओ पहले ब्रैकेट में क्या लिखूं? शानदार। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखूं? शानदार। थर्ड ब्रैकेट में क्या लिखूं? शानदार। सॉन साइन जीरो जीरो। पिछले वाले में आई डॉट आई, लेकिन इस बार आई क्रॉस आई, फर्क है ना दोनों में। और डिस्कस करते हैं, पहले ये फटाफट लिख लिया जाए, ठीक है ना। चलो चलो गुड। तो स्टूडेंट्स ने एग्जांपल, इसके बेसिस पे मॉड्यूल का एग्जांपल नंबर 15 16 तो गलत ही था, क्वेश्चन ही गलत है, मतलब इनकम्प्लीट है, तो जान दो। 15 17 18 19 मालूम है, बस मैं बोल रहा हूँ इतना कर सकते हैं तो कर लेना, ठीक है। होमवर्क देने की जरूरत ना पड़े, इट इज अंडरस्टूड कि वो कर लेना है, ठीक है। ये हटा रहा हूँ मैं। लास्ट में आ गया रॉयडन, आया था थीटा 90, तो कौन सा कर रहा है? 17 कर रहा था फिर क्या? अच्छा ओहो हो, चलो ठीक है, ओके। ये हटा रहा हूं मैं। हाँ, तो क्रॉस प्रोडक्ट स्टार्ट ही किया था ना लास्ट में। क्या लिखा था लास्ट में? हाँ, तो कंटिन्यूस में क्या लिख रहे थे हम लोग? आई वेक्टर क्रॉस आई वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइनली कितना आया? 0। इसका मतलब जे क्रॉस जे भी 0 आएगा, इसका मतलब के क्रॉस के भी 0 आएगा। एक्चुअली कोई भी दो वेक्टर, कोई भी एक वेक्टर उसका खुद के साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड 0 ही आने वाला है। डॉट में क्या आता? खुद का खुद के साथ करने पे यूनिट वेक्टर्स का 1 आता, बराबर। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर किया तो ए यूनिट वेक्टर डॉट ए यूनिट वेक्टर किया तो 1 आता है। ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर किया तो अरे ए स्क्वायर हो जाएगा। ए डॉट ए विल बी ए स्क्वायर डायरेक्ट, और ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर 0 हो जाता है। खुद का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट तो चलो ठीक है, डन। तो 2 पॉइंट्स हो गए अपने, बराबर ना। क्रॉस प्रोडक्ट में मैग्नीट्यूड भी देख लिया अपन ने, सॉरी हाँ, फॉर्मूला देख लिया मैग्नीट्यूड का। यूनिट वेक्टर्स का भी हमने देख लिया। अच्छा, यूनिट वेक्टर्स में अलग अलग का नहीं देखा ना, वो कर लेते हैं। आई क्रॉस जे का क्या लगता है आपको? समथिंग समथिंग साइन समथिंग, बराबर है, बोलो। 1 1 90 साइन 90, तो इस बार इसमें 1 आता है, तो 3 में से 2 अलग लेते हैं ना, तो उसका आंसर ऐसा 1 आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली कहना है से जे क्रॉस के का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? 1 ही आ जाएगा। सही लग रहा है इतना सब कुछ अभी तक? चलो, तो हमने वेक्टर प्रोडक्ट में 2 पॉइंट्स देख लिए, यूनिट वाला देख लिया, मैग्नीट्यूड देख लिया। अब अपने को डायरेक्शंस में जाना पड़ेगा, क्योंकि इसका तो डायरेक्शन भी है ना। चलो, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विच कम्स आफ्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। मतलब जब 2 वेक्टर को आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो आपको एक नया वेक्टर मिलता है, उसका डायरेक्शन करने जा रहे हैं अपन। क्या आपको टॉपिक समझ रहा है मेरी बात? तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर विच कम्स आफ्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, तो is given by right hand
पाम या स्क्रू भी बोलते हैं हम लोग, स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, ऐसा कुछ है। जैसे कि अगर ये एक प्लेन है, एक प्लेन है ये, ठीक है, जैसे आप बुक का पेज है ना आपका, वो है ये। एक वेक्टर यहाँ पे ले लिया मैंने, क्या नाम है इसका, ए वेक्टर। एक वेक्टर मैंने यहाँ पे ले लिया, इसका नाम है बी वेक्टर, और ये एंगल है थीटा। ओके, तो रूल क्या कहता है मालूम है, कि आपके राइट हैंड का 3 चीज़ों का इस्तेमाल करना है। एक फिंगर्स, ठीक है, दूसरा पाम परपेंडिकुलर, मतलब पाम का परपेंडिकुलर, पाम का परपेंडिकुलर, और तीसरा थंब। अगर फिंगर्स आप ए वेक्टर के डायरेक्शन में डालते हो, पाम का परपेंडिकुलर अगर आप बी वेक्टर के डायरेक्शन में डालते हो, तो थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस। हाँ, मतलब समझाना है अभी, टेंशन मत लो। ये राइट हैंड है सबके पास, शाबाश, वेरी गुड। ऐसा थंब को एकदम एक्सटेंड करना है आपको, करो थंब एक्सटेंड, ऐसा परपेंडिकुलर होना चाहिए थंब, ऐसा अंदर अंदर ऐसा ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसा ही होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, बराबर है। तेरा ध्यान रखो, फिंगर्स इधर अंदर बाहर ऊपर, ये सब पॉसिबल है। डायरेक्शंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। राइट ऐसे बताया जाता है, लेफ्ट ऐसे बताया जाता है, अप ऐसे बताया जाता है, डाउन ऐसे बताया जाता है। सही लग रहा है? इनसाइड और आउटसाइड कैसे बताया जाता है? इनसाइड और आउटसाइड कैसे बताया जाता है? ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये अप है, ये डाउन है। आउटसाइड कैसे बताया जाएगा और इनसाइड कैसे बताया जाएगा? हाँ, बट बोर्ड पे क्या बनाऊं? बोर्ड पे ऐसे मैं बताता हूँ, इनसाइड के लिए आपको बनाना होता है क्रॉस, और आउटसाइड के लिए आपको बनाना होता है डॉट, ठीक है। इट इज द रीजन बीइंग, एक जो एरो होता है ना, एरो अगर वो आपकी तरफ बढ़ रहा है तो आपको उसके आगे का पॉइंटेड डॉट दिखता है, तो वो डॉट है। आउटसाइड में दैट एरो इज कमिंग टुवर्ड्स यू, और जब एरो दूर जाता है आपसे तो आपको उसको पीछे का क्रॉस दिखाई देता है। ट्रेन के भी पीछे पता है क्रॉस बनाते हैं, मतलब ट्रेन दूर जा रही है तभी किसी को क्रॉस दिख रहा होगा, समझ में आ रही है? तो वो कुछ रीजंस है, बाकी टेंशन नहीं है इतना। उसको क्रॉस, उसको डॉट, और इसको इनसाइड को क्रॉस बोलते हैं। डन है इतना? चलो, कम बैक टू दिस वन। फिंगर्स किसी डायरेक्शन में हो सकता है, राइट लेफ्ट अप डाउन जो भी है। आपका पाम का परपेंडिकुलर मतलब ये होता है, एक तो ये, सॉरी ये, और एक ये। थंब किधर पॉइंटेड दिख रहा है? थंब, दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। एग्जाम्पल लेता हूं मैं फटाफट। चलो, जो ए वेक्टर है अगर वो राइट में है, ए वेक्टर राइट में है, बी वेक्टर अगर अप है, तो ए क्रॉस बी, जिसका आप नाम चाहिए तो सी रख लो। आपको चाहिए कि सर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बार बार ना बोलने से सीधा एक सी वेक्टर, नया वेक्टर मिल गया ना, सी बोलना चालू कर सकते हो। तो सी वेक्टर किधर होगा? ये आपका सी वेक्टर हो गया ना। चलो, तो एक मैं करूंगा, पता क्या लगाना है सर? डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी पता लगाना है, डायरेक्शन ऑफ सी पता लगाना है, ठीक है। एक मैं करूंगा, तुमसे दूसरा तुमसे करवाऊंगा। हाथ, ए वेक्टर राइट में है, बराबर है, ये राइट है, सही लग रहा है। बी वेक्टर किधर होना चाहिए? मतलब पाम का परपेंडिकुलर, तो हाथ ऐसे घुमाना। नहीं, तूने फिंगर्स का डायरेक्शन चेंज कर दिया, फिंगर्स उस तरफ ही होने चाहिए। हाँ, फिंगर्स पहला डायरेक्शन चेंज नहीं करना अपनी मर्जी से, ऐसा करना पड़ा। अब तुम बताओ थंब किधर है? साइड पे। इनमें से कुछ नाम लो ना। आउटसाइड, तो आंसर आउटसाइड है। ये राइट में रखा हाथ, ये पाम का परपेंडिकुलर, और ये थंब का डायरेक्शन, ठीक है। एक और दे रहा हूं मैं, इनफैक्ट तुम बताओ कोई क्या लिखो, बताओ यहाँ पे। आप इनमें से 6 में से कुछ भी बोल सकते हो। लेफ्ट,
बोल बोल के भी लेफ्ट बोला है भाई साहब ने, राइट का लेफ्ट, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, बी की जगह बताओ। आउटसाइड। नहीं ये मैं बोलूँगा, इन। ठीक है अब ट्राई करो ये, कि मैं बताऊँ, ट्राई करना तो कर लो पहले एक बार। लेफ्ट हैंड रूल नहीं है बेटा, ये राइट हैंड रूल है। लेफ्ट हैंड रूल नहीं, गधे। तन में हंसेगा कम तो शायद सीख लेगा थोड़ा, इसका हंसना ही बंद नहीं हो रहा है बेचारे का। राइट गलत है, हाँ डाउन पता नहीं, शायद हो सकता है, पॉसिबल आंसर तो है। बोलना, मैं करूं? डाउन होगा, अच्छा तेरे दो लोग का डाउन आया। फिंगर्स का डायरेक्शन चेंज मत करो, पहला फिंगर्स कहाँ पे है, दिखाओ करके दिखाओ, लेफ्ट लेफ्ट करके दिखा। अब ये फिंगर्स का डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी कर लो। अब मुझे थंब, ये पाम का परपेंडिकुलर इनसाइड, मतलब अंदर की तरफ, बोर्ड की तरफ जाना चाहिए, हाथ घुमाओ। हाँ वेरी गुड, इसने किया। हाँ सॉर्ट ऑफ सही है। करो, कौन क्या कर रहा था और करो। हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठना है, राइट हैंड ओपन, ये क्लोज रूल नहीं है, ये ओपन पाम, ऐसा ऐसा कर। अब फिंगर्स किस तरफ, हाँ लेफ्ट, वेरी गुड। पाम का जो झापड़ है ना परपेंडिकुलर, वो नीचे की तरफ, सॉरी इन मतलब इनसाइड, इनसाइड उधर बोर्ड की तरफ होना चाहिए। घुमा हाथ, नहीं तूने फिंगर्स का डायरेक्शन चेंज कर दिया, फिंगर्स नहीं चेंज होने चाहिए अभी। करो, कैसे खड़े हो, उठो बैठो, जो करना है करो, तुमको हाथ घुमाओ जैसे घूमे, फ्लेक्सिबिलिटी दिखाओ। मैं ही कर लूँ ना, तुम ऐसे बैठे हो राइट, लेफ्ट ऐसा होगा, और इन मतलब ऐसा होगा। ऐसा किधर है थंब, डाउनवर्ड, तो आंसर डाउन है। तुम्हें ही करवाऊंगा मैं, टेंशन मतलब बोर्ड पे बुला के करवाऊंगा, रिकॉर्डिंग कराऊंगा। पाटिल, हाँ यही करेगा, बहुत हंसा है तू। इधर लिखवाओ, क्या लिखूं, ये मैं आप लिख रहा हूँ। अच्छा सुनो, एक ट्रिक दे देता हूँ फटाफट मैं आपको। अगर राइट लिखा है तो राइट लेफ्ट साथ में, अप लिखा है तो अप डाउन साथ में, बचा क्या, तो उनमें से ही कोई आंसर होगा। पहले तो मैं क्विकली आपको ये ट्रिक बता दूं कि जिसने खुद से रियलाइज किया होगा तो ठीक है। ये लेफ्ट है तो लेफ्ट राइट गया, ये इन आउट गया, बचा क्या, उनमें से कोई आंसर होगा। हाँ मतलब ऐसा। तो अगर ये अप है और ये राइट है तो ये क्या होगा, अप या डाउन में। अरे अप हो गया ना, इन या आउट होगा, बराबर है। कौन कर रहा है, चलो अभी वापस बैठ के करो तुम लोग, चलो करो 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 करो, चलो सब लोग करो, एवरीवन। नहीं फर्स्ट में उल्टा कर दिया ना, ए वेक्टर, फिंगर्स का डायरेक्शन अलग है, हाथ तो दिखाओ पहले, हाथ तो करो पहले। पाम का ये राइट साइड, तन्मय पहला वेक्टर अप दिखा, हाथ कर ऊपर, थंब सीधा अंगूठा ही दिखा दिया, खत्म। अरे फिंगर्स, फिंगर्स, हाँ अप आ गया, पाम का परपेंडिकुलर राइट में होना चाहिए, ए बस हो गया। तूने फिंगर्स ही उधर लेके चला गया, फिंगर्स ऊपर ही होने चाहिए, तू हाथ मत निकालो। हाँ तो थंब किधर है, तो इनसाइड आंसर, समझा। तू जरूरी नहीं कि एकदम ऐसा ही करे, तू ऐसा भी कर सकता था। ये अप और ये राइट ऐसा, थोड़ा सोचोगे तो इतना ट्विस्ट नहीं करना है तुम्हारे हाथ को, जो तुमको लगता है ना ऐसा कुछ करना, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सिंपल तरीके भी हैं, समझ रहा है कुछ। एक और अप और क्या आंसर इसका, इन ना, ये इन, ये राइट। क्या है, ए इन है ना, हाथ करो तन्मय,
मैं डाउन। दूसरे के हाथ नहीं देखना, खुद बोर्ड पे देखना है बस। हाँ, पहले फिंगर्स किधर, वेरी गुड। और राइट में पाम का परपेंडिकुलर, घुमा हाथ। हाँ, घुमाता रहे, अरे घुमाता रहे जब तक पाम का परपेंडिकुलर राइट में ना जाए तो घुमाता रहे। आ गया, सही है। थंब किधर है, कुछ समझ रहा है? 4 लोग के सुनने के बाद तू हाँ बोलता, मार खाएगा। कर तू, ओए ध्रुति करो, हाथ नीचे रख, पेन नीचे रख, करके दिखा। कौन सा वाला कर रहे हैं? ये वाला कर रहे हैं। हाथ है इधर, बस दिखा। हाथ एकदम खींच, एकदम स्ट्रेच कर। हाँ, फिंगर्स किस तरफ जाने चाहिए? हाँ, यहाँ पे जो पहला नंबर नाम लिखा है ना उधर, तो दिखा। इन किधर है? नीचे मतलब डाउन होता है। इन किधर है? राइट तो राइट होता है। इन किधर है? इन मतलब इधर, ये इनसाइड और ये आउटसाइड। तो हाँ बराबर। और जो पाम का तेरा परपेंडिकुलर किधर है अभी फिलहाल? वैसा है। वो क्या है, लेफ्ट है तेरा? तेरा लेफ्ट है ना वो तो। मुझे राइट में चाहिए लेकिन, तो घुमा हाथ। नहीं नहीं, फिंगर्स नहीं घुमाना है, फिंगर्स वैसे ही रख। अपना हाथ को ऐसे से घुमा। हाँ, घुमाते रहे तब तक जब तक तेरा पाम का परपेंडिकुलर राइट में ना जाए। घुमा घुमा और घुमा और घुमा, पूरा 360 डिग्री घुमा। हाँ, घुमा दिया। अब पाम का परपेंडिकुलर राइट में है, घुमा और घुमा थोड़ा। हाँ, अरे बस रुक जा। थंब किधर है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाँ, तो डाउन। शाबाश, ठीक है। तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऐसे दिया जाता है, ठीक है। यूनिट वेक्टर एक और तरीका मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये राइट हैंड रूल हो गया, राइट हैंड रूल से हो गया। अभी मैं आपको डायरेक्शन यूनिट डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर बता देता हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, इधर देखेंगे सब लोग बोर्ड पे। इसके ऊपर मैं सिखा ही क्यों रहा हूँ, अगर इसके ऊपर कोई कुछ पूछेगा ही नहीं तो। हो हाँ, अरे क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स, ठीक है। चलो, यहाँ देखोगे आई वेक्टर दिख रहा है, ये जे वेक्टर लिखा मैंने और इधर के वेक्टर लिखा, बराबर। एक साइक्लिक ऑर्डर फील हो रहा है ऐसा, आई जे के। एक साइक्लिक ऑर्डर फील हो रहा है, आई जे और के। अगर आप आई से जे जाते हो, अगर आप आई से जे जाते हो तो आई क्रॉस जे विल बी इक्वल टू सीधा के वेक्टर बोलोगे, याद रख सकते हो। आई क्रॉस जे विल बी के। फिर आप नेक्स्ट इस पे जाओ, कोई बताओ क्या लिखूं इसको? जे क्रॉस के विल बी इक्वल टू आई, और नेक्स्ट के क्रॉस आई विल बी इक्वल टू जे। समझा आपको? अगर आप उल्टा जाते हो तो माइनस लगा देना है। जैसे कि अगर जे से आई जाते हैं, अगर कोई जे क्रॉस आई क्या होता है? माइनस के। कुछ समझ रहे हो मेरी बात? वैसे आई से के जाओ, आई क्रॉस के क्या हो जाएगा? माइनस जे। कुछ मेरी बात समझ रही है? और के से जे जाओ, माइनस। ये ट्रिक समझ में आ रही है? अब ध्यान से सुनना। राइट मतलब कौन सा कैप? आई कैप। लेफ्ट मतलब माइनस आई कैप। अप मतलब डाउन मतलब इनसाइड मतलब माइनस के कैप, और आउटसाइड मतलब प्लस के कैप। हाँ, इनसाइड मतलब इधर और आउटसाइड मतलब इधर। ये प्लस के है ना अपना, तो ये माइनस के हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस आए, ये माइनस आए, ये प्लस जे, ये माइनस जे, ये प्लस के और अंदर माइनस के, ठीक है। अभी राइट में बताओ क्या लिखूं? क्या यूनिट वेक्टर बताओ? राइट मतलब आई, और अप मतलब आई क्रॉस जे क्या होता है? और के क्या होता है? देखो आउटसाइड। बिना राइट हैंड रूल के भी होता है। तन्मय, ध्रुति,
ठीक है, समझ में आया? देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स को राइट हैंड रूल अच्छा लगता है, सही लगता है, बहुत लोग को ये ठीक लगता है, तो वो तुम्हारे ऊपर है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब मुझे तो ये आपका क्या आ गया ऑटोमेटिकली। चलो मुझे बताओ लेफ्ट मतलब क्या? माइनस आई। इन मतलब क्या? तो ये माइनस माइनस तो उड़ गया। आई के कितना होगा? आई से के उल्टा जा रहे हो तो माइनस जी आएगा। माइनस जी मतलब क्या? आ क्या देखो डाउन। समझा? ये मिटा देता हूँ बस, इधर इन आंसर आना चाहिए, इधर डाउन आंसर आना चाहिए, मुझे याद रखना है। द्रुति अप मतलब क्या लिखूं? इधर अच्छे से देख के बता, अप मतलब क्या लिखूं? जे। आराम से टाइम लेके बता। राइट मतलब क्या लिखूं? आई। तन्मय नेक्स्ट तेरी बारी है। अभी जे से आए जा रहे हैं, जे से आए जा रहे हैं, क्या लिखोगे? माइनस के। माइनस के और माइनस के मतलब क्या है? नहीं नहीं, माइनस के बाजू में क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? दिख ही नहीं रहा, ऐसे से कर थोड़ा सा, वो रिफ्लेक्शन की वजह से नहीं दिख रहा। ऐसा कर, ऐसा कर। अपने पाँव का इस्तेमाल भी कर सकते खड़े होके। INSID, इनसाइड लिख सकते हैं ऐसा। मेरा इंग्लिश होता है थोड़ा सा अजीब, पर चला लो। तन्मय की बारी अभी। तन्मय इनकी जगह क्या लिखूं? माइनस के। वेरी गुड। एक राइट में आई क्या? अभी के से आए जाना है, के से आए जाना है तो जे आएगा, प्लस जे, पर इधर माइनस ऑलरेडी है तो इधर क्या लिखूंगा? और माइनस जे क्या है? उधर उधर उधर, खत्म। आया क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में कुछ कुछ? इधर डायरेक्शन ही नहीं बताया था डायग्राम में। ए क्रॉस बी का डायरेक्शन क्या होगा? ये हाँ मालूम है, डायरेक्शन बोर्ड पे किधर बनाऊं? तो ये ए है और ये पाम का परपेंडिकुलर बी, ऐसा मतलब इधर ए से बी जा सकते हो, अपना हाथ घुमा सकते हो तो सी ऐसा बाहर आता है। ये है ए क्रॉस बी का डायरेक्शन, इस पेपर में इधर बनेगा थीटा। हाँ मतलब ये जो आंसर आया ना ए क्रॉस बी, वो ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर है, वो मैं नोट में लिखवा दूंगा चाहिए तो यहाँ पे, ठीक है? कि जो ए क्रॉस बी करने से जो नया वेक्टर आता है ना सी वेक्टर, वो ए को भी परपेंडिकुलर है, वो बी को भी परपेंडिकुलर है, और वो पूरे इस प्लेन को ये परपेंडिकुलर है, सीधा सीधा स्टेटमेंट है, ठीक है? तो जगह है नहीं, वरना मैं लिखवाने को बोलता था, लास्ट में लिखवा देता हूँ मैं, ठीक है? पहले आप इतना लिख लो सब कुछ। चलो अगर लिख के हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए। ऑल राइट, तो मैंने बोला था ना एक स्टेटमेंट लिखवाना है मुझे। क्या था वो? अभी सब लोग पेन्स डाउन, एवरीवन लुक एट योर पेन्स डाउन। मस्त इधर ध्यान से सुनो अच्छे से पूरा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जो नया वेक्टर है ना, इज परपेंडिकुलर टू किस किस के परपेंडिकुलर है ये वेक्टर? इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड entire plane containing correct a vector and b vector। मतलब a क्रॉस b से जो नया वेक्टर आएगा ना, वो a को भी परपेंडिकुलर होगा, वो b को भी परपेंडिकुलर होगा, और वो a और b का जो पूरा प्लेन बनाया था ना, पेपर बनाया था अपन ने, उसके पूरे के परपेंडिकुलर होगा। समझ में आया आप मेरी बात? नहीं समझ? अरे पेपर बनाया, अभी प्लेन बनाया था ना इधर एक, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके जो नया वेक्टर था वो ऐसा बाहर बनाया था, तो वो पूरे पेपर को परपेंडिकुलर है ना, ऐसा। समझ में आ रही मेरी बात? ये लिखवाना था। चलो नेक्स्ट पॉइंट अपने को लिखना है, क्रॉस प्रोडक्ट बाय डिटर्मिनेंट मेथड। बाय डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मतलब मैट्रिक्स। बाय पेन नीचे,
डिटरमिनेंट मेथड मतलब मैट्रिक्स देखा हो कभी किसी ने ऐसा? बराबर, देखो जैसे अगर ए वेक्टर है कोई, मैं बोल सकता हूँ वो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड, ऐसा कभी भी वेक्टर देंगे तो ऐसा आई जे के टर्म्स में देंगे ना। इसमें ए एक्स को बोलते हैं एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट। इनको कोएफिशिएंट्स भी बोल सकते हैं आई जे के रिस्पेक्टिवली, कोएफिशिएंट्स। ऐसे बी वेक्टर के बारे में कोई बताओ? बी जेड, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मेरी कुछ भी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है अगर, तो कैसे करेगा कोई? ए क्रॉस बी, क्या वो पूरा ए लिखेगा और वो पूरा बी लिखेगा? ए एक्स आई ए वाई जे ए जेड के, और इसमें बी एक्स आई बी वाई जे और बी जेड के। डॉट प्रोडक्ट याद आ रहा होगा तो याद है हर एक को हर एक के साथ करना था, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग को रियलाइज हुआ कि सिर्फ आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ करना था। ये याद आया पहले। क्रॉस में क्या करना है वो सीख रहे हैं अभी अपन, बराबर है। बट यू आर यू एबल टू रिकॉल व्हाट वी डिड इन द डॉट प्रोडक्ट? यस सर। आई आई के साथ, जे जे के साथ, के साथ, और आई जे के हट जाता है कि रहता है? नहीं रहता है, वो हट जाता है। हट जाता है ना, तो सर वन वो तो अगले स्टेप में वन हट जाता है ना, लास्ट स्टेप तक तो हट जाता है ना, बस ठीक, इसमें नहीं हटता। अच्छा, इस बार आई का आई के साथ आंसर क्या आएगा? 0। करेक्ट, नोट्स में लिखा है 0। हाँ, और जे का जे के साथ, 0। के का के साथ, 0। आई का जे के साथ 1। मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए अभी, वेक्टर क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट के आएगा, तो काफी कॉम्प्लेक्स होने वाला है ना। हाँ, तो ये चीज को हम लोग अवॉइड करते हैं पूरा, तो हम करते हैं डिटरमिनेंट मेथड से, वो इजी पड़ता है। देखो कैसे, चलो, अरे मेरे को क्या, वो तो बनाने वाले ने किया है भाई। बनाने वाली आई जे और के, ये ठीक है, ये डिटरमिनेंट है या मैट्रिक्स है। आगे बढ़े, इसको बोलते हैं रो। यहाँ पे टोटल कितने रो फिट करने हैं? 3। और टोटल कितने कॉलम? 3। ठीक है। सेकेंड रो में आप लिखोगे कोएफिशिएंट्स ए एक्स ए वाई और ए जेड, और यहाँ पे बी एक्स बी वाई और बी जेड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसका आंसर कैसे आता है वो देखो। आप लिखोगे पहले आई कैप, प्रोसेस ध्यान से सुन रहे हो? आई कैप, आई कैप वाला कॉलम और आई कैप वाला रो को गायब कर दो तो बचेगा क्या? व्हाट विल बी लेफ्ट? इफ यू रिमूव दिस लाइन एंड दिस लाइन, व्हाट विल बी लेफ्ट? ये 4 चीज बचेंगे। सही बोल रहा हूं? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। किया है ऐसा कभी? यस सर। क्या 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 लिखूं? ए वाई बी जेड माइनस बी वाई ए जेड। क्या आप मेरी कुछ बात समझ पा रहे हो? यस सर। वेरी गुड। ये फर्स्ट स्टेप है, ऐसे 3 स्टेप्स हैं। अच्छा, माइनस जे, कंपल्सरी जे के आगे माइनस आएगा ही। क्यों? अरे तो हाँ, फिलहाल उसने है ना ये सब करा, मगजमारी पूरा हाँ, उसने शॉर्टकट दिया ये, ओ तो ठीक, ठीक है ना। तो चलेगा। मतलब कल को मैं प्लस जे लिख लूँ तो मुझे पूछना सर ऐसा कैसे चलेगा। हाँ, अगर मैं माइनस बता रहा हूँ पहले कुछ तो माइनस लेके चलते हैं आगे। ठीक है। कल को प्लस जे हो गया ना तो आप सवाल उठा सकते हो। ए अरे रे अरे रे अरे रे, हाँ, नहीं सर। ठीक है। जे अभी जे वाला रो और जे वाला कॉलम हटा दो तो बचेगा क्या? ये दोनों और ये दोनों, तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या लिखूं? ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स, चलेगा वो मल्टीप्लिकेशन में आगे पीछे होता है तो चलता है। उससे एक चीज याद आई, याद है ए डॉट बी और बी डॉट ए में कोई फर्क नहीं, लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में फर्क है। यहां पे लिख देता हूं मैं, क्या फर्क है? ए क्रॉस बी इज अपोजिट ऑफ बी क्रॉस ए। जैसे आई क्रॉस जे क्या आता है? के और जे क्रॉस आई, माइनस, तो ये फर्क है।
हर्ष सीख रहा है, तुम लोग ध्यान देना भाई। आई क्रॉस जे के होता है और जे उल्टा क्या फर्क है, डायरेक्शन का फर्क है। जैसे मैंने वो पेपर बना के ऊपर बनाया था ना, ए क्रॉस बी क्रॉस से नीचे बनाया जाएगा, मतलब पेपर के नीचे। अरे मतलब ये ए क्रॉस बी ऐसा था, बी क्रॉस से ऐसा, बस अरे बस हाँ 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 ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, लास्ट प्लस के क्या, एनीवन? ये के वाला रो और कॉलम हटाएंगे तो ये बचेंगे सिर्फ ए एक्स बी वाई माइनस, पक्का क्लियर है? तो इस तरीके से आ जाएगा आई का पूरा जे का पूरा, इसको सॉल्व करना है इसे, ठीक है। एग्जाम्पल ही ले लेते हैं सीधा सीधा नंबर्स का, या फिर सॉल्व एग्जाम्पल कोई मॉडल का उठा लेते हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट। हाँ क्या बोल रहा है? अरे ऐसा मत कर, सॉल्व एग्जाम्पल क्रॉस प्रोडक्ट के कोई घूमते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21, उन्होंने ए वेक्टर दिया हुआ है 3i, थोड़ा तो ढूंढ ले, जब एग्जाम्पल नंबर लिख दे रहा हूँ फिर भी ऐसा पूछ रहा है। आलस की अलग लेवल पार करना चाह रहा है तू। 2i माइनस 2j प्लस 4k, क्या पूछा है? फाइंड ए क्रॉस बी का मॉड चाहिए। मेरी बात समझ में आई? ये लो पकड़ो, स्टार्ट करें। 45 मिल गया। बहुत सारे एग्जाम्पल 21 होंगे ना, मिल ही नहीं रहा था खुद से। नहीं खुद से चलो ठीक है, ध्यान से देखो। ए वेक्टर दिया आई जे के में, इधर देखो सब लोग, बी वेक्टर दिया आई जे के में। आपको चाहिए ए क्रॉस बी का मॉड, मतलब मैग्नीट्यूड। तो एक तो तरीका है सर, मॉड ही चाहिए तो ए बी साइन थीटा लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं, बट थीटा किधर है? मैंने क्या बोला? ए बी साइन थीटा ही बोला ना। हाँ। तो वो नहीं कर सकते थे, इसलिए हम डिटरमिनेंट मेथड से कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो करते हैं सॉल्यूशन। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप जे कैप और के कैप। अब मुझे बताओ सेकंड रो में क्या लिखूं? 3 1 वेरी गुड। अब कोई और बताओ मुझे। 2 माइनस 2 4। बहुत बढ़िया। इसका पहला स्टेप इधर से एक एक करके बताएंगे। रुक जा रॉडन, पहला स्टेप I 1 into 4 ब्रैकेट 1 into 4 और minus 2 into minus 4। समझा? ये क्रॉस प्रोडक्ट है कि डॉट प्रोडक्ट है? ऐसा कुछ नहीं होता है, स्केलर नंबर्स है, उसका डॉट क्रॉस होता है। वेक्टर्स का डॉट या क्रॉस होता है, वेक्टर्स का डॉट या क्रॉस होता है, बराबर है। नेक्स्ट स्टेप बता जियाना। माइनस जे माइनस, बस एक, नहीं मेरे को शॉर्टकट नहीं चाहिए। 2 इंटू 2। मेरे बाकी बच्चे डर जाएंगे तेरी स्पीड देख के। बताओ, आप बताओ नंदिनी। माइनस 2 इंटू 4। 3 मुझे नहीं पता, उसने बोला लिख दिया मैंने। ओह सो सॉरी। आगे माइनस 2 इंटू 1। सही लग रहा है क्या सबका? मैंने नहीं देखा, सब लोग सही है। आगे बढ़ जाओ, मैं भी देख ही लेता हूँ भाई। 3 इंटू माइनस 2, हाँ सही है। धनविन क्या लिखूं? आई क्या लिखूं बोल? 4 minus plus 6 4 plus 4 4 माइनस माइनस प्लस, ये 8 हो गया। तन्मय 4 3 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 12 माइनस 8, सॉरी 12 माइनस 4 8 सॉरी। बोलो अमन।
8 -8 ठीक है, तो आंसर है 8i -8j -8k। अग्री? पर इधर खत्म नहीं होता आंसर, क्योंकि उसको मॉड मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? उसके कोएफिशिएंट्स को अंडर रूट में स्क्वायर करना। क्या बात है, इतना टेक्निकल। मैं तो सीधा बोलता स्क्वायर करके ऐड करना है, रूट लेना है। हाँ सही है। स्क्वायर करके ऐड करके रूट लेना है, मतलब 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर 8 स्क्वायर। सर माइनस क्यों नहीं लिए आप? क्योंकि सर वो स्क्वायर ही करना स्क्वायर है। में तो वही हो जाएगा। अब क्या करूँ इसके आगे? 64 मत करो ऐसा। अरे हर एक के पास 8 स्क्वायर है। हाँ 8 कितने 8 स्क्वायर है? तो 3 इंटू 8 स्क्वायर। 3 into 8 square, 64 × 3 तो सीधा 8√3 इज द आंसर। उन्होंने कितना आंसर दिया है? बराबर सेम है। आ गया? आया आपको समझ में क्रॉस प्रोडक्ट का? लिख डालो, खत्म करो, चलो। बाद डिटरमिनेंट मेथड मैंने बता दिया, बराबर। चलो, एक लास्ट चीज वेक्टर्स की, हाँ फिर वेक्टर्स खत्म। मतलब सॉरी, वेक्टर्स खत्म कर दो, डायरेक्शन कोसाइंस वाला बाकी है। लैमिस थ्योरम। भी लेंदी चैप्टर्स हैं। हाँ, इससे भी लेंदी चैप्टर्स रहे। नहीं नहीं, 11 के चैप्टर्स लेंदी नहीं होते हैं, बस स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर्स में स्टूडेंट के साथ थोड़ा स्लो जाना पड़ता है बस। तो लेंथ जज नहीं कर पाओगे, क्योंकि 11 के स्टार्टिंग के चैप्टर्स हमको स्टूडेंट्स को समझ में आना चाहिए ना कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। अभी जितना सम्स हम भी क्लास में कर रहे हैं उतने करने की ज़रूरत नहीं पड़ती आगे वाले चैप्टर्स में बस। किस एग्ज़ाम पर डिपेंड करता है अभी बाद में बताऊं, पहले मैं ख़त्म करता हूँ, फिर सबके सब क्वेरीज हैंडल कर लेता हूँ। क्योंकि देखो कॉलेज वाले अलग अलग, कोई 3 चैप्टर का एग्ज़ाम लेगा। पहला एग्ज़ाम शायद सिर्फ 3 चैप्टर का ही होगा, जो होगा शायद 20 मार्क का, 25 मार्क का। तो उसमें वेक्टर 7-8 मार्क, 1/3 हो जाएगा ऐसा। सो डिपेंडिंग अपॉन हाउ मेनी चैप्टर्स दे आर टेकिंग इन योर कॉलेज। हर एक का वेटेज इक्वली रखते हैं वो। अगेन कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, वो खुद ही बोल देते हैं कि ऐसा ऐसा है। कुछ लोग तो चैप्टर के कुछ पार्ट को भी ओमिट करते हुए जाते हैं वैसा, बट लेकिन उससे फिर लॉन्ग टर्म में फिजिक्स के 12th में प्रॉब्लम आ जाती है। कॉलेज का इमीडिएट काम तो हो जाता है, बट पढ़ना हमको फिर भी सब पढ़ता ही है अगर समझना है आगे जाके। तो वेक्टर्स हम उतना ही पढ़े जितना मुझे फिजिक्स में 2 साल में लगेगा। जिनको जो प्योर मैथ्स वाले हैं उन लोग को तो वेक्टर करके पूरा सिर्फ वेक्टर 3D करके चैप्टर है अलग से, ठीक 12th में शायद। तब तक हाथ बैठ जाएगा उनका भी, सबका हाथ बैठ जाएगा तब तक। चलो विल कीप गोइंग। डिटरमिनेंट मेथड हो गया, राइट। देयर इज वन थिंग नाउ, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। गाइस इधर ध्यान दो, ठीक है। पहला, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एक वेक्टर इधर है A, एक वेक्टर इधर है B, और इनके बीच में एंगल है थीटा। और एक और, सॉरी बीच में एक और रीजन हम लोग का बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने UMD भी साथ साथ में करते गए ना अपन। हमारे अभी 2 चैप्टर हो जाएंगे, फिर वो कभी आधा वो चला आधा वो चला ना अपना। बस ये A वेक्टर है, B वेक्टर है। क्या ये अगर मैं डॉटेड ऐसा खींच के एक कंप्लीट हो जाता है ट्रायंगल? तो अगर किसी को इसका एरिया निकालना हो ना, तो एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज सिंपली हाफ इनटू A क्रॉस B का मॉड, जो अपन निकाल रही रहते हैं अभी तक। तो हाफ लगाने पे ये आ जाता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। क्या कौन सा सिग्निफिकेंस है ये? ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। वैसे ही सिमिलरली एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कि अगर ये वेक्टर A है, इधर देख रहे हो, ये वेक्टर B है, अगर आप इसके पूरा पैराग्राम कंप्लीट कर लो तो ये जो अंदर का ये एरिया है ना, ये वाला, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिंपली A क्रॉस B। एरिया एक्चुअली एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप चाहे तो मॉड भी हटा सकते हो, बट लेकिन इसके ऊपर एरिया वेक्टर डाल दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन या कोई स्टेटमेंट पूछ सकता है। एरिया का डायरेक्शन होता है, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
और उसका डायरेक्शन कैसे मिलेगा? उसके परपेंडिकुलर से। मतलब अगर ये एरिया है तो ये उसका डायरेक्शन है, ये एरिया तो ये उसका डायरेक्शन है, ये एरिया तो ये उसका डायरेक्शन है, ये एरिया तो ये उसका डायरेक्शन। समझ रहे हैं? उस पर्टिकुलर एरिया का डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर से मिलता है। आ रही बात समझ में? तो इधर आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर खत्म होता है। ठीक है? नहीं, डिवीजन ऑफ वेक्टर नाम की कोई चीज नहीं होती। डिवीजन ऑफ वेक्टर नाम की कोई चीज नहीं होती। चल इधर देखेंगे अभी एक बार। resolution ऑफ वेक्टर इन 3D। हमने जो पहले पढ़ा हुआ है वो है resolution ऑफ वेक्टर इन 2D, जो cos और sin करता है ना अपन वाला, वो वाला 2D का। 3D ऑल्सो कॉल्ड एज डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस भी इसको बोलते हैं। क्या मेरी बात कुछ समझ रही है आपको? अच्छा, सो डायरेक्शन कोसाइंस कितने एक्सेस होते हैं? ये x, y और z, 3 एक्सेस होते हैं, बराबर। अगर कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर आप पकड़ लो, a वेक्टर ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप। इज दिस क्लियर एवरीवन? ऐसा एक वेक्टर है, इसको अभी हम लोग को प्लॉट करना है। जैसे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा इसका? ax कॉमा ay कॉमा az। नॉर्मली आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो देते ही है ना, हम लोग 2,3 5,6 कुछ ना कुछ तो देते ही है ना। इधर ध्यान दो, अगर 3 दे दिए तो मैंने ax ay az, तो आप इसको प्लॉट कैसे करोगे? यहाँ पे कुछ ऐसा करोगे, इधर ax लिखोगे, सही बोल रहा हूँ? सही है ना? ये ax हो गया, ये पॉइंट, इधर कहीं पे ay हो गया और यहाँ पे कहीं पे az हो गया। इन सब का ऐसा मिलाना पड़ेगा ना कोऑर्डिनेट्स आपको। डायग्राम संभाल के बनाना भाई। क्योंकि रूम है। पॉइंट है कि एक ये शेप का नाम क्या है 3D में? क्यूबॉइड, बराबर। क्यूब में तो तीनों साइड सेम होता है, क्यूबॉइड है ये। एक क्या बोल लीजिए उसने ऐसा 3D में क्यूबॉइड बोलते हैं। एक क्यूबॉइड में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेस। ये रूम क्यूबॉइड है, लगभग 6 फेसेस हैं, फ्रंट बैक राइट लेफ्ट डाउन और ये अप, 6 फेसेस हैं। कितने एजेस हैं एक रूम में, एक क्यूबॉइड में? 12 एजेस होते हैं। नहीं वैसे तो 6 भी होता है, 12, लेकिन समझा कहाँ पे है 12? नहीं समझा। ये 4 पिलर्स अपने रूम के, ऊपर के 4 रोज या 4 बीम, और नीचे भी 4 बीम। एजेस और कितने वर्टाइसेस होते हैं? अब पॉइंट्स 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 वर्टाइसेस होते हैं। ठीक है इतना? तो इसमें से कौन सा वर्टेक्स आपका ये है? ax ay az। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला पॉइंट है। ये भाई जो सबसे पहले बताया था वही है। ये जो मिल रहा है ना यहाँ पे 3D में, ये हाँ सॉरी मेरा गलती। अरे भाई रुक जाओ। ये पॉइंट देखते किसको आता है। ये इसको क्या लिखोगे? ये पॉइंट को नहीं, मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए। डैश कॉमा डैश कॉमा डैश 4,5 ax खुद से मर्जी से नहीं। आई गेट इट, द कंफ्यूजन आई गेट इट, पर ध्यान से सुनो मेरा। इसका मैं बोलता हूँ बहुत सारे पॉइंट, 8 पॉइंट है।
8 कॉर्नर्स है ना, तो मैं एक कॉर्नर का बताता हूँ। ओरिजिन का है 0,0,0। इस वाले का नाम है AX, 0,0,0। समझे? अब मेरे को बाकी बताने का ट्राई करो। इसका बोलो 0,AY, 0। पाटिल जी ये बताइए। करेक्ट, 0,0, वेरी गुड, समझा। अब ये वाला बताओ। AX, AY, 0। वेरी गुड। ये वाले पॉइंट का x भी है, y भी, बट z नहीं है। हाँ हर्ष मेरे को क्या सब ऊपर से जा रहा है, ऐसा कर। अरे वो 2,3 तो लिखते थे ना कभी, हाँ। तो मतलब x में भी है और y में भी है, तो वैसे ये वाला पॉइंट x में भी आ गया, y में भी तो ऊपर है, तो इसका नाम है AX, AY, 0। ये वाला कोई ट्राई करेगा? AZ, हाँ बोल बोल बोल। AY, गलत जवाब। जीरो, ये x में है ही नहीं, ये खाली YZ में है ना, तो 0,AY, AZ। हाँ पहले x लिखते हैं right? इधर x और y है, z नहीं है तो AX इस वाले में। अरे मैं इसका पूछ रहा हूँ, इसका बताओ। AX, 0,AZ। अब फाइनली इसका बता दो। तीनों है उसके। समझा आपको कुछ कुछ? तो ये वेक्टर बनाऊं मैं अभी उसका? बनेगा ही नहीं, छोटा सा ही बनेगा। ऐसा 3D में कैसे बनाऊं? ये वेक्टर है, ये जो ब्लू कलर का एरो बनाया है ना, यही A वेक्टर है। ठीक है, समझा? चलो ये डायग्राम रहने देता हूँ अभी तो, पर मैं एक नया डायग्राम बना जिसमें मुझे सिर्फ A वेक्टर दिखाऊं, मैं पूरा क्यूबॉइड नहीं बनाऊंगा इस बार। ठीक है, x, y और z, ये एक रैंडम A वेक्टर है, बस ये वो वेक्टर है जो मुझे बनाना था। ठीक है, ये ऐसा कहीं ऐसा बाहर आया हुआ है, ऐसा कुछ, ये ना इस प्लेन में है, ना इस प्लेन में है, ना नीचे के प्लेन में, ऐसा बीच में से निकल के आ रहा है, 3D में है। ठीक है, चलो तो रिजॉल्व करना है, मतलब इसके 3 कंपोनेंट्स बनाने हैं। तो इसका A का x के साथ जो एंगल होगा उसका नाम रखेंगे अल्फा, और इसका जो कंपोनेंट होगा उसका नाम रखेंगे AX। इसका y के साथ जो एंगल होगा उसका नाम रखेंगे बीटा, और उसका y कंपोनेंट बोलेंगे AY। उसका z के साथ जो एंगल होगा ना वो होगा गामा, और इसका कंपोनेंट का नाम होगा AZ। क्या आपको तीनों कंपोनेंट समझ में आ गए? एंगल्स रैंडमली मत बनाना, ध्यान से देखो किस कहाँ से कहाँ के बीच में। ठीक है, तो लिखते हैं अपन अल्फा, angle between A vector and x axis is alpha। सही बोल रहा हूँ? angle between A vector and y axis is beta, angle between A vector and z axis is gamma। क्या मेरी बात समझी आपको? पूरा ही लिखो भाई तुम लोग। एंगल नहीं लिखोगे मेरे को मालूम है, कोई तो नमूना मिलेगा मेरे को। ठीक है, और एंगल बिटवीन A वेक्टर एंड Z एक्सिस इज गामा। क्या मेरी कुछ बात समझ में आ रही है आपको? श्योर हो आप लोग? चलो, गुड इनफ। अल्फा बीटा गामा तीनों दिख रहे हैं एंगल्स। इसमें AX क्या है? कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर अलोंग x एक्सिस इज AX। वैसे ही कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर अलोंग y एक्सिस इज AY। वैसे ही लास्ट क्या लिखोगे? कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर अलोंग Z एक्सिस इज। आया समझ में आपको? क्या मेरी कुछ बात समझ में आ रही है आपको? तो ये तीनों बना लिए, अब फॉर्मूलाज देने बाकी हैं, बराबर। कॉस अल्फा इज इक्वल टू AX अपॉन A, बस दैट्स इट। कॉस अल्फा इज इक्वल टू AX अपॉन, ये फॉर्मूला है। वहाँ पे भी कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा ना, एक AX अपॉन A वाला। जब 2D में बनाया था रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एक बार जरा गो थ्रू करो, एक बार सब लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर वाला निकालो टॉपिक, 2D वाला। कहाँ मिलेगा?
ये आज नहीं मिलेगा, पहले का लेक्चर है भाई। इसमें नहीं। इसमें नहीं। ओके ओके, ला देखो तेरे में, अगर सबके किसी के हैं नोट्स एक ही जगह पे सारे, ला मिला, देखो रिजोल्यूशन भी मिल गया। हाँ सर मिल गया मुझे। ये टाइप्स ऑफ वेक्टर है, बस आगे टाइप एक पेज आगे, और नहीं ट्रायंगल लॉ, पॉलीगॉन लॉ, उसके आगे हाँ ये रहा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मिला। ये मैंने बेसिक मैथ्स जब कराया उसके बाद बीच में कराया, तो आपको दिख रहा है ए एक्स का वैल्यू दिख रहा है, ए साइन थीटा, और ए वाई का ए कॉस थीटा, ऐसा कुछ दिख रहा है, ए साइन ए कॉस। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको, एक मिनट, उस दिन आप लोग फॉर्मूला लिख के गए थे ना, संडे को जो आए थे, वो फॉर्मूला लिखा था ना उन लोगों ने। चलो कहीं तो मिलेगा आपको भी, ठीक है। तो कॉस अल्फा का फॉर्मूला ए एक्स बाय ए है। इसको अगर मुझे कभी ए एक्स की जरूरत पड़ी तो क्या लिखूंगा? ए बाय कॉस कॉस अल्फा इज ए एक्स बाय ए, तो ए एक्स इक्वल टू ए कॉस अल्फा। वैसे ही मुझे बताओ कॉस बीटा क्या हो जाएगा? ए वाई अपॉन ए, और अगर मुझे कभी ए वाई चाहिए तो क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तीसरा क्या लिखोगे? जगह नहीं है, आप देख लेना, तीसरा लिख लोगे आप, ठीक है। ये सब लिख लो पहले, चलो। ये सुन रहा भाई, किधर तक क्लास जाएगा मैथ? कितने बजे तक? डिपेंड करता है तेरे स्पीड पे। क्या करता है? डिपेंड किसके? हमारे। वेरी गुड, शाबाश, गुड स्टूडेंट। चलो कॉस गामा क्या लिखोगे? एनीवन? ए जेड अपॉन ए, और अगर किसी को सीधा ए जेड चाहिए तो ए कॉस गामा। डन है। तो ये कंपोनेंट्स हो गए। इनमें से डायरेक्शन कोसाइंस किसको बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस आर, डायरेक्शन कोसाइंस किसको बोलते हैं? ध्यान से सुनना, कोई पूछेगा ना फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस, तो आपको क्या निकालना है बोल रहा है वो? कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, ये पूछ रहा है वो, ठीक है। इफ समवन आस्क, एक वेक्टर देके पूछता है इसके डायरेक्शन कोसाइंस बताओ, तो आपको ये निकाल के देना है उसको, ठीक है, समझा। एंगल दे दिया अगर अल्फा बीटा गामा, तो डायरेक्ट यही लगा देना, उसके कॉस 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 कर देना है खाली, समझे। तो इधर डायरेक्शन कोसाइंस आपका खत्म होता है, समझ में आया। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लैमीज थ्योरम, लैमीज थ्योरम विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज साइन रूल। हम लोगों ने जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लिखा था ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उसको बोलते हैं कोसाइन रूल, और इसको हम लोग जो लिखने जा रहे हैं उसको बोलते हैं साइन रूल। ये सिर्फ तब यूज होता है जब तीन वेक्टर का एडिशन मिलके जीरो होता है, तो ही यूज होता है, बराबर। अगर तीन वेक्टर का रिजल्टेंट मिलके जीरो हो रहा है, इसका मतलब इट मस्ट फॉर्म अ कंप्लीट पॉलीगॉन। मतलब अगर ए वेक्टर इधर है तो बी वेक्टर ऐसा कुछ होना चाहिए। ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मुझे चाहिए कि आप ए बी सी तीनों बनाओ, लेकिन इस बार तीनों के टेल साथ में होने चाहिए। यही वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट करके ऐसा डायग्राम बना जिसमें ए बी सी सब एक ही टेल से स्टार्ट हो, सबका टेल एक जगह पे हो, सबका टेल एक जगह पे हो। सबका टेल एक ही जगह पे होना चाहिए। देखो ऐसा, ए तो ऐसे ही बनाओगे आप। एनीवन वांट टू ट्राई? बी किधर बनाओ? बी ऐसे था, इसको सरका के इधर लेके जाओ, यस सर। तो कैसा लिखेगा यहाँ पे? ऐसे। नहीं समझे? समझा समझा। और सी ऐसा था, इसको भी एक ही टेल पे इधर लेके जाना है, तो कैसा हो जाएगा ये? ऐसा। क्या मेरी कुछ बात समझ में आई है? समझा समझा। पक्का? बराबर ना? इसको बोलते हैं पैरेलल शिफ्टिंग बोलते हैं उसको। ए वेक्टर के सामने जो एंगल है उसका नाम रखते हैं अल्फा, बी वेक्टर के सामने जो एंगल उसका नाम रखेंगे, और सी के सामने जो एंगल होगा वो होगा। क्या कुछ मेरी बात समझ में आई है? यस सर। इन तीनों में जो रिलेशन है ना, उसी को लैमिस थ्योरम बोलते हैं। तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ डायरेक्टली, ए अपॉन साइन अल्फा वी बी इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा विल बी इक्वल टू सी अपॉन साइन गामा। ये फॉर्मूला है इसका। क्लियर एवरीवन? तो वेक्टर्स यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है।
वेक्टर्स में क्या क्या टॉपिक्स एक बार फिर से ओरली बताएंगे। टाइप्स ऑफ वेक्टर है, रिजोल्यूशन इन 2D, रिजोल्यूशन, फिर एडिशन ऑफ वेक्टर में ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, पॉलीगॉन, एनालिटिकल मेथड जिसके अंदर टेबल 1 टेबल 2, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर उसका भी टेबल 1 टेबल 2, 5 तो ये हो गए। फिर आता है आज जो किया वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर जिसमें डॉट आता है, क्रॉस आता है, और डॉट के अंदर एक प्रोजेक्शन भी आता है, प्रोजेक्शन ऑफ एन भी। क्रॉस प्रोडक्ट में एरिया वाला कॉन्सेप्ट भी आता है, तो डॉट और क्रॉस ऐसा, क्रॉस में डिटरमिनेंट मेथड भी आता है। और अभी किया रिजोल्यूशन इन 3D जिसको डायरेक्शन कोसाइंस भी बोलते हैं। और ये लास्ट क्या किया अपन ने, लैमिस थ्योरम। ऐसे 9 ये टॉपिक थे अपने। समझ में आया पूरा वेक्टर्स अच्छे से? यूएमडी अलग है बराबर पूरा। अपन ने जो वर्नियर कैलिपर्स स्क्रू गेज किया लास्ट टाइम वो किस चैप्टर का है? वो यूएमडी का है, वो अलग है बराबर है। अभी बेसिक मैथ्स के नाम पे क्या बाकी है? बेसिक मैथ्स के नाम पे क्या काम आएगा और क्या बचा है अपना? ट्रिगो भी अपन ने एक लेक्चर में किया है। लॉग तुमको मैथ्स के सर ने करा दिया, शानदार। ठीक है, तो लॉग वाला पार्ट मेरे को भी मौका मिलेगा, मैं भी बता दूंगा अपने हिसाब से। मॉड्यूलस तो यूज़ करें ना, मॉड लगा ही रहे हैं, वही मॉड्यूलस है भाई, और कुछ नहीं। जितना अपन ने सीखा उससे ज़्यादा नहीं। एक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नाम की 2 चीज़ें सीखनी है हम लोग को। जो स्टेट टेक्स्ट बुक में उन्होंने जो चैप्टर रखा है ना, स्टेट टेक्स्ट बुक में उसके अंदर बेसिक मैथ्स चैप्टर का ही नाम है, उसके अंदर उन्होंने डिफरेंशियल इंटीग्रेशन भी डाल दिया। तो थोड़ा थोड़ा हम लोग को करना रहेगा। ठीक है, पहले तो मैं लेक्चर एंड करता हूँ, बाद में आपका होमवर्क डिस्कस करता हूँ। ठीक है।